फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो मेरा अच्छा नहीं गया है बिकॉज़ अच्छा से एडिट नहीं हुआ और साथ ही साथ मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था, प्लस में हल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल लास्ट जो टॉपिक था फिर से आज वहीं हम स्टार्ट करूँगा। लास्ट टॉपिक व्युत्क्रमणीय अवयव। एक बात और आपसे शिकायत है कि पिछले जो वीडियो था उसमें हम होमवर्क दिए थे, आप लोग कोई नहीं किए हो। हम बार बार कह रहे हैं कि आप होमवर्क करो, आप जो भी नोट्स भेजते हैं आप नोट्स तैयार करो, नहीं तो बाबू हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करना बंद कर देंगे। हम इंतज़ार करने लगेंगे कि आप जब पढ़ने आइएगा उसी समय से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे हम। आप लोग पढ़ो, हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 10 लगभग 12-1 बजे तक मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, सारी चीज़ें जहाँ रहते थे वहीं छूट चुका है। किसी तरह मेहनत करके आप लोगों को हम आपसे कांटेक्ट बनाए हैं, आप लोगों को समझा सिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो। मेरा होमवर्क पूरा कर दो, और नहीं आ रहा है वो भी बोलो कि सर नहीं आ रहा, आप फिर से समझाइए, हम समझाएंगे। ऐसे चुप मत रहो। तो देखते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है। ऐसे व्युत्क्रमणीय अवयव 2 बार पढ़ना है हम लोग को। एक बार डिटर्मिनेंट यानी सारणिक में पढ़ना है और एक बार अवयव में पढ़िए रहे हम लोग। सारणिक वाला आसान है, अवयव से सारणिक वाला बहुत आसान है। व्युत्क्रमणीय है, वही व्युत्क्रमणीय है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस जो है अलग अलग है। दोनों का प्रोसेस क्या है, अलग अलग है। तो अब चलो देखते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं हम। हमारा है व्युत्क्रमणीय अवयव। अब ये व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है क्या? तो देखो, यदि ए एवं बी समान कोटि के वर्ग अवयव हों, क्या हों? वर्ग अवयव होने चाहिए। अब तथा ए इंटू बी इंटू ए बराबर आई हो, तो ए को बी का व्युत्क्रम या बी को ए का व्युत्क्रम कहा जाता है। यदि ए एवं बी समान कोटि के वर्ग अवयव हों तथा ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आई हो, तो ए को बी का व्युत्क्रम कहा जाता है या बी को ए का व्युत्क्रम कहा जाता है। एक बात और ध्यान दो आप कि अब पढ़े हो, अब क्या पढ़े हो कि अगर 4 का उल्टा 1/4 हो, तो आप ये भी तो जानते हो कि 1/4 का उल्टा क्या होता है? 4 का उल्टा अगर 1/4 होता है तो 1/4 का उल्टा 4। वैसे ही ए का उल्टा अगर बी हुआ तो बी का भी उल्टा क्या होगा? ए होगा। तो एक बात और आपको बता देते हैं कि जब हम 2 अवयवों के गुणा का गुणधर्म पढ़ रहे थे तो हम वहाँ बताए थे कि ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, यही बोले थे कि यानी ए इंटू बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है। लेकिन व्युत्क्रमणीय अवयव जब पढ़ेंगे, जब वहाँ की प्रॉपर्टी होगी तो वहाँ होता है कब? जब ये होता है कब? ये होता है कब? जब आई के बराबर हो तब। एक बार फिर से समझ लो, अगर ए, कोई अवयव हमारा ए है और कोई अवयव हमारा बी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आ जा रहा है आई। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जा रहा है? आई। ए इंटू बी है, बी इंटू ए, तो वहाँ तुरंत समझ लेना कि अगर ए इंटू बी किए तो आई आया, तो बी इंटू ए भी करेंगे तो क्या आएगा? आई ही आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टा होता है। उल्टा होते हैं तभी तो आई आता है। आपको पता है कि अगर 4 का उल्टा 1/4 हो और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और वहीं 1 समझते हैं मैट्रिक्स में कि ये आई है, एकांक अवयव। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। यानी फिर से एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं कि यदि ए एवं बी 2 वर्ग अवयव हों, ए एवं बी 2 वर्ग अवयव हैं, दोनों वर्ग अवयव समान कोटि के होने चाहिए, और ए एवं बी 2 समान कोटि के वर्ग अवयव हों तथा ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आई हो, तो ए को बी का व्युत्क्रम तथा बी को ए का व्युत्क्रम कहा जाता है।
एक नोट पॉइंट आपकी रहो, संकेत है यार कि ए का व्युत्क्रम को हम ए इन्वर्स से सूचित कर सकते हैं। जैसे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इन्वर्स। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इन्वर्स। वैसे ही हम ए के व्युत्क्रम को क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स लिख सकते हैं। अब देखोगे नेक्स्ट है, एक परिभाषा में हम परिभाषा से थोड़ा सा एक पॉइंट हम आपको एनालाइज कराए हैं कि ए का व्युत्क्रम को क्या कहते हो, बी। परिभाषा में हम सीखे हैं ए का व्युत्क्रम क्या है, बी है। ये मतलब है नहीं, मतलब परिभाषा से हम बोले हैं कि ए का व्युत्क्रम क्या है, बी। ए का व्युत्क्रम बी कब होगा, जब ए इंटू बी बराबर आई होगा तब होगा। परिभाषा से इसलिए पहले ही लिख दिए हम कि ए का व्युत्क्रम हम देखिए बी है, तो ए के व्युत्क्रम को हम क्या सूचित कर सकते हैं, ए इन्वर्स। यानी ए इन्वर्स यहाँ ए इन्वर्स किसके बराबर हो गया, बी के। यानी ए इन्वर्स किसके बराबर हो गया, बी के। ये कब होगा, जब ए और बी व्युत्क्रम होगा तब। जब ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो ए इन्वर्स बराबर क्या होगा, बी। तो हम परिभाषा में ये भी देखे हैं कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आई। ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आई। तो क्या हम बी की जगह ए इन्वर्स लिख सकते हैं। देखो यहाँ, क्या हम बी की जगह ए इन्वर्स लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स। बी की जगह ए इन्वर्स लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। यहाँ आई तो आई है। यानी यहाँ एक और हमको नोट पॉइंट क्रिएट हुआ कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है बाबू, आई होता है। यानी ऐसे भी पता है कि अगर 1 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई 4 को उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कर दे तो वो 1 के बराबर आता है। तो वही तो बात है, ए का व्युत्क्रम को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आई। वही व्युत्क्रम ए, मतलब ये हेर फेर करके बदल कर लिखे हैं, पहले यहाँ ए पहले है, यहाँ ए बाद में है। तो ऐसा आप सीख गए कि ए इन्वर्स इंटू ए बराबर क्या होता है, आई। ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आई। ए व्युत्क्रमणीय भी क्या होता है कि यदि ए और बी दो समान कोटि के वर्ग अवयव हों तथा ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आई हो तो ए बी को क्या कहा जाता है, व्युत्क्रमणीय अवयव। चलो कुछ और नोट है, नोट बहुत आसान नोट है, ध्यान देने वाली बात है। आपको पता होना चाहिए कि 4 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 4 आता है, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 आता है। ये बबुआ वाली बात होगी, नहीं आप लोग जानते हो। तो आप ये भी जान जाओ कि अगर ए में कोई आई से मल्टीप्लाई हो जाए तो वहीं आई आता है, ए आता है। अगर बी में कोई आई से मल्टीप्लाई हो जाए तो बी आता है। सी में, सी क्या है, अवयव। ए क्या है, अवयव। बी क्या है, अवयव। कोई आई से मल्टीप्लाई हो जाए तो सी आता है। आपको ये समझ में आने चाहिए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट, हम इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं ताकि, हाँ। तो आप देखिए यहाँ पर तो यहाँ वही लिखें ए गुने आई। अगर ए आई को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ए आएगा। या आई ए को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ए आएगा। एक बात और जान जो, अगर 4 का उल्टा 1/4 होता है तो 1/4 का उल्टा क्या होगा, 4। वही बात, अगर 4 का उल्टा 1/4 तो 1/4 का उल्टा 4। तो अगर तुम ए का उल्टा ए इन्वर्स करो, ए इन्वर्स, फिर इसका ए इन्वर्स कर दो तो वहीं क्या आ जाएगा, ए। अकॉर्डिंग टू ये तो आपको समझ में आता है। ये भलो आया ना आया, ये तो समझ में आता है ना। ये तो हमको उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा कि अगर 4 का उल्टा 1/4 होता है तो 1/4 का उल्टा 4। वैसे ही ए का इन्वर्स ए इन्वर्स हुआ, तब इसका जब इन्वर्स निकाल दें, इसका फिर से इन्वर्स निकालें तो वहीं ये हो जाएगा। यानी इसका फिर से इन्वर्स निकाल दिया जाए तो वहीं क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो। 4 का उल्टा 1/4, फिर 1/4 का उल्टा 4 हो गया। तो ए का उल्टा ए इन्वर्स, और फिर ए इन्वर्स का उल्टा दैट मीन ए इन्वर्स। ए
का उल्टा ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का उल्टा वहीं ए हो जाएगा। यानी एक बार यहाँ इन्वर्स, एक बार और इन्वर्स कर दो, वहीं ए हो गया। ऐसे समझो, ऐसे समझो, अगर नहीं समझ में तो ऐसे समझो कि अगर ए है, ए का उल्टा क्या हो गया 1/a, सॉरी 1/a। तो अब बताओ 1/a हो गया, तो 1/a का उल्टा ए नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो अब देखो आप जरा, इसका मतलब हम लोग यहाँ से यह सीखे, हम लोग यहाँ से यह सीखे कि ए का इन्वर्स, एक बार फिर इसको इन्वर्स कर दो तो वहीं हमारा क्या हो जाएगा ए। देखो ये है, ये प्रॉपर्टी ध्यान में देना, ए का डबल इन्वर्स बराबर ए होता है। ए का डबल इन्वर्स बराबर क्या होता है? ए होता है। ए का डबल इन्वर्स क्या होता है? क्या? ए होता है। इसको प्रूफ करेंगे क्वेश्चन बनाते वक्त, आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आयताकार आयु का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता है। यह हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी आयताकार आयु का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता है। आप अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आयताकार आयु का व्युत्क्रम निकलता है, तो आप सीधे सा जवाब दीजिएगा कि नहीं निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्ग आयु। वर्ग आयु के व्युत्क्रम निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं कि सारे वर्ग आयु के व्युत्क्रम निकलते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हम लिखे हैं कि किसी भी वर्ग आयु के व्युत्क्रम निकाला भी जा सकता है और नहीं भी निकाला जा सकता है। अब कब निकाला जाएगा, कब नहीं निकाला जाएगा, तो ये हम जब सारणिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल से पढ़ना है कि किस आयु के व्युत्क्रम निकालेंगे, किस आयु के व्युत्क्रम नहीं निकालेंगे। कैसे जांच करेंगे कि ये हमारा वर्ग आयु का व्युत्क्रम निकलेगा, तो जांच करने के लिए हमारे पास रूल हैं, हमारे पास तरीका है जो सारणिक में पढ़ना है। अभी केवल हमारे इतना ही टॉपिक से हम लोग आगे की एक्सरसाइज बना लेंगे, तो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि अगले वीडियो में पढ़ना है, हमको डबल बार बताना पड़ेगा। तो ऐसा सोचे कि वीडियो लंबा भी ना हो, इसलिए उसको काट दिए हम। आप घबराइएगा मत, वर्ग आयु के व्युत्क्रम निकाला भी जा सकता है और नहीं निकाल भी जा सकता है। कब निकाला जाएगा, कब नहीं निकाला जाएगा, ये हम सीखेंगे आगे के अध्याय में। अभी के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे जब बढ़ाओगे तो आपको मिलेंगे एक और नोट कि यदि किसी वर्ग आयु का अस्तित्व हो, देखो वर्ग आयु का अस्तित्व हो तो उसका द्वितीय व्युत्क्रम होते हैं। दैट मीन्स 4 का एक ही उल्टा होगा 4, और ही होगा का नहीं होगा। 5 का एक ही उल्टा होगा 1/5, और अद्वितीय का मतलब है कि दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय यानी दूसरा कोई नहीं, यानी कोई भी वर्ग आयु के एक ही व्युत्क्रम होते हैं। कोई भी, मान लो हमारा मैट्रिक्स है, उसका व्युत्क्रम निकाला, ये मैट्रिक्स आ गया, तो ये जरूरी नहीं कि इसके मैट्रिक्स के 2 व्युत्क्रम होंगे, 2 व्युत्क्रम नहीं होंगे, एक ही होंगे। किसी भी वर्ग आयु के एक ही व्युत्क्रम होते हैं। आप लोगों को समझ में आई? चलते हम अगले अध्याय की ओर। अगला है हम लोग को सत्यापित करना है। सत्यापित करना है कि ए बराबर यह है, बी बराबर यह है, तो दोनों व्युत्क्रमणीय आयु हैं। इसको हम VVI की संज्ञा देंगे। ऐसे तो हम VVI लिखते नहीं हैं, हम तो लिखते हैं AIB, यही हम बताते हैं। आस्क इन बोर्ड, यानी बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न ये पूछा है। तो देखो ये क्या है, ये क्या हार्ड है या आसान है, ये कैसा है क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि सत्यापित करें कि A बराबर इतना, B बराबर इतना, तो व्युत्क्रमणीय आयु है, व्युत्क्रमणीय आयु है। तो हम देखेंगे कि दिया है, सॉल्यूशन करते हैं, सत्यापित करते हैं कि दिया है A बराबर इतना, B बराबर इतना, A बराबर इतना है, B बराबर इतना है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये और भी व्युत्क्रमणीय है। तो आप बताओ, व्युत्क्रमणीय है इसका मतलब A इंटू B बराबर B इंटू A बराबर I होगा। यानी अगर हम ये सिद्ध कर लेंगे तो अंत में लिख देंगे कि अतः A और B क्या है, व्युत्क्रमणीय आयु है। यहीं तक को ध्यान दिया जाता है कि क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए, क्या है व्युत्क्रमणीय आयु है। तो व्युत्क्रमणीय आयु का कंडीशन पढ़े हो ना कि व्युत्क्रमणीय आयु कब आता है, जब A इंटू B बराबर B इंटू A बराबर I हो, तब A और B को क्या कहा जाता है, व्युत्क्रमणीय आयु है। तो वहीं तो हमको व्युत्क्रमणीय आयु सिद्ध करना है ना। तो व्युत्क्रमणीय आयु सिद्ध करना है तो हम वहीं लिख दिए है कि A और B व्युत्क्रमणीय आयु, लैंग्वेज के रूप में या इक्वेशन के रूप में लिख दिए हैं कि चलो A इंटू B बराबर B इंटू A बराबर I प्रूव कर लेंगे। तो LHS सारे में से और
RHS हमारा प्रूफ हो जाएगा। LHS लेफ्ट हैंड साइड, MS मिडिल साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, हम प्रूफ करते हैं कि LHS, सबसे पहले LHS हमारा क्या है, A इंटू बी। ए को ए वाले वैल्यू ऊपर में दिया है, ए वाले वैल्यू लिख दिए, बी को बी वाले वैल्यू लिख दिए। लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करना है, कैसे किया जाता है आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई जो किया जाता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 गुने 2 3 गुने -1, 2 गुने 2 3 गुने -1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 गुने -3 2 गुने -3 3 गुने 2 3 गुने 2। फिर कॉलम करने के बाद फिर सेकेंड रो पर जाते हैं। अब लिखते हैं 1 गुने 2 2 गुने -1 2 गुने -1 1 गुने -3 1 गुने -3 2 गुने 2 2 गुने, मल्टीप्लाई का रूल देख लीजिएगा। 2 दूना क्या होगा 4, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 3 दूना -6 3 दूना 6 2 एकम 2 2 -2 -3 2 दूना 4 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, ये 6 से 6 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, 4 में से 3 गया 1। अब बताओ इकाई अभी आ गया, ये हमारा कौन सा साइड आ गया, देखो तो जरा कौन सा साइड आया, RHS आया। हम LHS लीजिए क्या आ गया, RHS। तो चलते हैं MS को प्रूव करते हैं। अब MS क्या है, MS क्या करता है, MS हमारा B इंटू A। चलो पहले B लिख दिए इसमें, फिर उसके बाद क्या लिख दिए A। अब देख लेना B का मान A का मान देख लेना, इसमें भी वही मल्टीप्लाई, 2 में 2 से करेंगे 4, और 3 -3 में 1 से करेंगे -3, ऐसे करके मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ आप मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई किए हैं, ये हमारे पंक्ति रो में मल्टीप्लाई ये आया। तो 2 दूना 4, ये -3, ऐसे ऐसे कर दिए। तो देखो तो 4 में से 3 गया 1, 6 से 6 खत्म, -2 से 2 खत्म, -3 में से 4 जोड़ेंगे, यानी 4 में से -3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारे देखिए यहाँ भी क्या आया, MS भी लिए तो हमारा क्या आया बाबू, MS भी लिए तो हमारा I ही आया। दैट मीन्स हम यहाँ पर सीखे कि LHS लिए I आया, RHS लिए I आया, यानी कहने का मतलब तीनों जो है LHS, MS और RHS, ये तीनों जो है आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये और भी क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। हम बोले ना कि अगर तीनों प्रूव कर लेंगे तो हम कह देंगे कि अंत में क्या है, ये और भी व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक संक्रिया विधि से व्युत्क्रम निकालना। यहाँ पर टॉपिक छूटा है, यहाँ पर हम लोग का टॉपिक छूटा है। चलो ठीक है, जैसे प्रारंभिक संक्रिया, नहीं प्रारंभिक संक्रिया पढ़ा दिए पिछले अध्याय में, हाँ एकदम ठीक। प्रारंभिक संक्रिया पिछले वीडियो में पढ़ाया ना। चलो प्रारंभिक संक्रिया हम कितने सीखे थे, प्रारंभिक संक्रिया हम लोग सीखे थे 3 पंक्ति पर 3 स्तंभ पर, 3 पंक्ति पर सीखे थे और 3 किस पर सीखे थे, स्तंभ पर। पहला संक्रिया था क्या कि हम किसी भी रो किसी भी कॉलम, यानी 2 रो 2 कॉलम को एक्सचेंजिंग कर सकते हैं, R1 को R2 में या R2 को R1 में बदल सकते हैं, जरूरी नहीं R1, मैंने एग्जाम्पल एक बता रहे हैं। दूसरी संक्रिया पढ़ रहे हैं कि अगर हमको R1 को किसी अचर से गुणा करना है तो हम कर सकते हैं। तीसरी पढ़े थे कि अगर R1 हमारा है, R3 हमारा है, R3 को जैसे R3 को हमको चेंज करना है तो किसी भी कांस्टेंट से या किसी अन्य रो में मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। तो ये हमारे थे तीनों क्या थे, ये रो के लिए, ऐसे ही तीनों किसके लिए, कॉलम के लिए थे। अब ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा। यहाँ अगर फर्स्ट रो लिखेंगे तो यहाँ भी फर्स्ट रो, यहाँ अगर थर्ड रो लिखेंगे या थर्ड रो। हम बोले थे कि सेकंड संक्रिया और थर्ड संक्रिया के लिए। तो चलो यही हम देख रहे हैं कि बोले थे ये भी कि व्युत्क्रम निकालने के लिए इसका प्रयोग होता है सबसे ज़्यादातर। तो आपको हम बता देते हैं कि चलो निकालते कैसे हैं व्युत्क्रम। तो प्रारंभिक संक्रिया के लिए विधि तो कुछ स्टेप हैं जिसको हम लोग फॉलो करना होता है।
पहला स्टेप है, अगर ERO से शिफ्ट करेंगे, अगर ऑपरेशन रो ऑपरेशन लगाएंगे, देखो कोई भी मैट्रिक्स पर एक ही ऑपरेशन लगता है, या तो रो ऑपरेशन या तो कॉलम ऑपरेशन, दोनों नहीं लगता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर हम एक अवयव लिए हैं, उस अवयव पर एक बार रो ऑपरेशन लगा देते हैं, एक बार कॉलम ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है। अगर लगाएंगे तो टोटली रो लगाएंगे, या नहीं तो लगाएंगे तो टोटली कॉलम लगाएंगे। ये हमेशा नोट पॉइंट अपने ध्यान में रखिएगा। तो हम यहाँ बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ये अपने आप पढ़ लीजिएगा, ये पर नोट्स तैयार करके पढ़ लीजिएगा। हम रो ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, और रो ऑपरेशन से हम सारे को हम निकालेंगे भी, क्योंकि दोनों का यूज हम करने वाले हैं ही नहीं। अगर जैसे पहला है वैसे सेकंड है, आप लोग कर लीजिएगा। तो हम लोग देखिए, पहला में हम लोग को क्या करना है, पहला स्टेप में हम लोग को करना है कि ए बराबर आई ए लेना है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में, एलिमेंट्री कॉमन ऑपरेशन में ए बराबर ए आई लेना है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों लिए हैं, ए बराबर आई? अरे पगला, प्रूफ करना हम लोग को, सिद्ध करना यही प्रोसेस है। सिद्ध नहीं, सॉरी, हम लोग को व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम का दूसरा प्रोसेस नहीं, यही प्रोसेस है। एक बात और, व्युत्क्रम निकाला जाता है दूसरे मेथड से, वो तो और आसान है। जब सारणिक पढ़ेंगे तब वहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। तो ये भी आसान है, लेकिन जब ध्यान दोगे तब ऑपरेशन समझ में आएगा, तब ये आसान है। तो हम देखें, हम बोल रहे हैं कि ERO बाई ERO एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी कि पंक्तियों पर प्रारंभिक संक्रिया। तो ए बराबर IA लेकर चलेंगे हम, क्योंकि IA को गुणा करेंगे यही हो जाएगा, वही बात है, दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो पहला स्टेप लेकर चलेंगे। अब क्या करेंगे, इस ए को हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, ए को हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि भाई ये बन जाए आई, ये बन जाए आई। ए को हम क्या कोशिश करेंगे कि ये क्या बन जाए, आई। और इस आई को, जो ऑपरेशन ए को आई बनाने में लगेगा, वही ऑपरेशन हम इस आई के लिए भी फॉलो करेंगे। इस ए के लिए नहीं, ये ए के लिए नहीं। तो ये देखो, सेकेंड स्टेप में काम क्या लिखे हैं हम कि ए को आई के रूप में रूपांतरित करते हैं, ए को आई के रूप में रूपांतरित करते हैं। फिर नीचे लिखे हैं हम चौथा स्टेप कि आई पर भी वही संक्रिया लगेगा जो ए पर लगेगा, और अंत में आई जिस रूप में रूपांतरित होगा वही ए इनवर्स कहलाएगा। ऐसे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है ना, ले करके समझना, समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको समझ में आएगा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, एक्सरसाइज हम यहीं पे स्टार्ट कर दिए हैं। 3.1 में कह रहा है कि आप व्युत्क्रम निकालो प्रारंभिक संक्रिया विधि से। व्युत्क्रम दो विधि से निकलते हैं, एक प्रारंभिक संक्रिया विधि और एक डिटर्मिनेंट मेथड है, जो हम लोग डिटर्मिनेंट ये सारणिक में पढ़ेंगे। कहा कि ये हमारे पास अवयव हैं, आप इसको क्या करो, व्युत्क्रम निकालो। ये हमारे पास अवयव है, आप इसको क्या करो, व्युत्क्रम निकालो। तो हम देखो व्युत्क्रम निकाले हैं बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हम क्या लिखे थे, ए बराबर आई ए, ए बराबर आई ए। हम देखो यहाँ क्या किए हैं, लिखे कि ए को आई बनाना है। अब ध्यान देना, इस ए को आई बनाना है, ए को आई बनाना है। यहाँ लिखे हैं कि ए आई दोनों पर एक ही संक्रिया लगेगा, ए आई दोनों पर एक ही, यानी कि इस ए और इस आई दोनों पर एक ही संक्रिया लगेगा। कैसे लगेगा देखते हैं। इन्वर्स निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इन्वर्स कैसे निकाला जाता है सीखिएगा, ऑपरेशन लगा करके। हमको क्या होता है, हमको बनाना है इसको, ये ए है, ए का वैल्यू है, यहाँ ए था ना, ए का वैल्यू लिख दिए। यहाँ आई था, आई क्या होता है, एकांक का भी होता है। इस लास्ट वाले ए को ज्यों कहते हैं अंत तक लिखा जाता है, इसका कोई काम नहीं है, केवल लिखा जाता है। इस ए को अंत तक लिखा जाता है, इसका कोई काम नहीं है। हमको जो काम है ये ए और आई का ही है। तो ए की जगह ए वाला वैल्यू, आई का मतलब आप पता है कि एकांक का भी होता है। तो हमको ये हमेशा व्युत्क्रम निकालने के वक्त ध्यान देना है कि इस आई को हमको बनाना है, सॉरी इस ए को हमको बनाना है आई। तो आई का फॉर्म क्या होता है, दिमाग में डाल लो, 1 0 0 1, 1 0 0 1। तो आप यहाँ सोचोगे कि यहाँ 1 है तो 1, इसको 1 है 1 बनाना है, -1 को 0 बनाना है, 3 को 1 बनाना है, 2 को 0 बनाना है, यानी -1 को 0 बनाना है, 3 को 1 बनाना है, 2 को 0 बनाना है। अब 1 तो खुद अपने आप है, इसको नहीं बनाना है, वो तो खुद का खुद है, 1 ही है, 1 बनाना था, 1 तो है भी किया है। तो अब जरा ध्यान दो आप कि
बनाते वक्त ये हमेशा केयर करना, कुछ सिस्टम से बनाना, कुछ अपना तकनीक अपनाना। बिना तकनीक का गलती हो जाएगा, आपका सही नहीं होगा। ऐसे बनाने के बहुत तरीके, हम अपना अनुसार तकनीक बता रहे हैं। क्या होता क्या है, क्या कहता है कि सबसे पहले नीचे वाले को रो ऑपरेशन में, सबसे रो ऑपरेशन के लिए बता रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन के लिए ऊपर वाला, रो ऑपरेशन के नीचे वाला। सबसे पहले रो ऑपरेशन के जो पार्ट होते हैं, रो ऑपरेशन में सबसे पहले जो नीचे के ट्रायंगल होते हैं उसको हमको अपने फॉर्म में देना है। जैसे मान लो 1 0 0 1, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि इसको अपने फॉर्म में देंगे, 1 0 1 बनाएंगे। जो भी 1 2 3 दिखाई दे रहा है 1 0 1 बनाएंगे। 1 2 3 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 दिखाई दे रहा है, आपको हम क्या बनाएंगे 1 0 1, सबसे पहले नीचे वाले पार्ट को। उसके बाद हम किसको बनाएंगे, ऊपर वाले पार्ट को। ये हमेशा ध्यान देकर बनाओगे तो गलती नहीं होगा, ये हम गारंटी लेते हैं। अगर नहीं लेकर बनाओगे तो शायद गलती होने की संभावना होगी। बन जाएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन गलती होने की संभावना होगी। तो इसलिए कुछ सिस्टम से बनाना, नीचे वाले पार्ट को अपने फॉर्म में लाने की कोशिश करना, उसके बाद ऊपर वाले ट्रायंगल को। तो हम कर रहे हैं, हम नीचे वाले को ही कर रहे हैं हम। आप ध्यान हमेशा देते रहना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको बदलना है इस ए को किस फॉर्म में बदलना है, 1 0 0 1 के फॉर्म में। आप बताओ सबसे पहले 1 को बनाओ, तो 1 ऑलरेडी है। फिर नीचे में क्या बनाना है हमको, 0। ऐसे ही बनाना है, ऐसे बनाते जाना है। नीचे इसको 2 को 0 बनाना है। तो सोचो, तीनों ऑपरेशन लगाना है इस पर, तीनों ऑपरेशन लगा कर इसको 2 को 0 बनाना है। तो सोचो ज़रा 2 कैसे बनेगा, सोचा नहीं सोचा, देखो 2 कैसे बनेगा। इस 2 को हमको 0 बनाना है, तो अगर 2 में से 2 घट जाता तो 0 बन जाता। तब ये 2 लाए कहाँ से भाई। तो हम देख रहे हैं कि R1 में जो है R2 को बदलना है ना, ये 2 जो है किस में शामिल है, R2 में है। 2 जो है R2 में शामिल है। तो R2 है यहाँ, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे R2। हमको बनाना है 0। तो अगर 2 में से 2 घट जाता, 2 में से 2 घट जाता तो 0 बन जाता। तो 2 कहाँ से लाए भाई, तो ऊपर में देखो 1 है, ऊपर में क्या है 1 है। अगर -2 से गुणा कर देंगे तो -2 आ जाएगा कि नहीं, नहीं आ जाएगा। 1 में या 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर घटा दो, या -2 से गुणा कर दो। देखो 2 से गुणा करेंगे तो हमको घटाना पड़ेगा, अगर -2 से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जोड़ना पड़ेगा। कोई भी कर सकता अपने इच्छा अनुसार। तो हम क्या किए हैं कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, -2 से मल्टीप्लाई कर दिए। R1 में -2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, और R2 के साथ ऐड कर दिए। ऑपरेशन, दिस इज ऑपरेशन। हम बोले थे कि होमवर्क दिए थे इसलिए कि होमवर्क ऑपरेशन आप 10-12 को बना लोगे तो आप लोगों को क्लियर समझ में आने लगेगा। लेकिन आप लोग नहीं बना, आप लोग लापरवाह हो। आप लोग पढ़ो या ना पढ़ो, यह आपकी मर्जी। हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपको समझा सकते हैं, हम तो कह सकते हैं ना। आप ना पढ़ोगे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 2 को हमको बनाना है 0, हमको लाना है 2। कहाँ से आए भाई, तो ऊपर में 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा। यानी थर्ड ऑपरेशन लगा सकते हैं हम, यानी ऊपर में गुना कर दिए -2 से, तो ये -2 बन गया, R2 में जोड़ दिए। देखो R2 + -2 R1, ध्यान दो आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन बनेगा, आ जाएगा, टेंशन ना लो। लेकिन आप लोग लापरवाह ना बनो। आज अब हमको बदलना है R2 को, ठीक है। R2 को ऑपरेशन क्या कैसे करना है हमको, ऑपरेशन जो करना है हमको कि अगर R1 में हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और R2 के साथ जोड़ देते हैं, तो R2 हमारा 0 हो जाएगा। देखो तो R2 क्या है, 2 है, प्लस प्लस माइनस माइनस 2 2, गुणा करना है R1 से, R1 क्या है 1, R1 है 1 में -2 से -2, आप प्लस माइनस माइनस 2 2 2 कट कर कितना हो गया 0, 2 2 कट कर कितना हो गया 0। तो आप देखो तो कर दिए ना हम, यहाँ 0 हो गया। अब 3 को बनाना है कितना 1, सॉरी 2 को 0। यही ऑपरेशन इसके लिए भी तो फॉलो होगा, क्योंकि रो के लिए R2 यानी पूरा के लिए हो रहा है, खाली यही के लिए नहीं हो रहा है, पूरा R2 के लिए पूरा। तो इसके लिए फिर प्रोसेस यहाँ लगाना है, 3 के लिए लगाओ। जब ऊपर में 2 से गुणा करोगे, -2 से गुणा करोगे, जब R1 में -2 से गुणा करोगे तो -2 से गुणा करोगे 3 आ जाएगा +2 अब 3 से जोड़ दो तो 3 2 कितना हो जाएगा 5।
R1 में कोई चेंज, R2 में चेंजिंग था तो R2 चेंज हो गया, R1 में कोई चेंज, R1 जो कहते हैं लिखा गया। हम बोले थे यही ऑपरेशन, जो ऑपरेशन इस पर लगेगा वही ऑपरेशन इस पर लगेगा। तो वही देखो R1 जो कहते हैं इलाहाबाद, इसमें तो -2 से गुणा करना है। एक में -2 से गुणा करोगे तो कितना होगा, एक में -2 से गुणा करोगे तो -2 और जोड़ दो -2। जीरो में -2 से गुणा करोगे तो जीरो और एक के साथ जोड़ दो, कितना हो गया 1। ऑपरेशन लगा दिए हम, किसका ज़्यादा हो गया एक बार लास्ट समझा रहे हैं आपको कि ऑपरेशन लगाना होता है। 3 ऑपरेशन है हमारे पास, हमको R2 पर ऑपरेशन लगाना है, हमको R2 पर ऑपरेशन लगाना है, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी 1 बन चुका है, इसको बनाना है हमको 0, इसको बनाना है हमको 0। तो अब देखो ज़रा कि 0 कैसे बनेगा। तो अगर इसमें -2 से गुणा कर देते हैं, 1 में -2 से गुणा कर देते हैं, अगर 1 में हम -2 से गुणा कर देते हैं तो और 2 के साथ जोड़ देंगे तो 0 बन जाएगा। तो यानी कि R1 में हमको -2 से गुणा करना है और जोड़ देना है किसके साथ, R2 को, तो R2 हमारा चेंज हो जाएगा। तो वहीं किए हैं, जब ध्यान से देखना, आप गुणा करो, -2 से गुणा करोगे तो 1 में -2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 में जब -2 से करोगे, 1 में जब -2 से तो -2 और 2 के साथ जोड़ दो 0। -1 में जब -2 से तो -1 और -2 +2, -1 गुने -2 तो कितना हो जाएगा +2 और 3 जोड़ दोगे तो 5। 1 में -2 से तो -2 और 0 के साथ जोड़ोगे तो कितना -2। 0 में -2 गुणा करोगे 0, 1 के साथ जोड़ोगे तो कितना 1। ऑपरेशन लग गया। चलो आगे बढ़ाते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम, नहीं तो में फंसले रह जाओगे। तो अब देखो, अब ऑपरेशन हमको देखो 1 बन गया, 0 बन गया, हमको बनाना क्या था 1 0 0 1। तो देखो ये दोनों बन गया। अब ये दोनों की बात है -1 और 5 की, तो हम बोले थे ऐसे बनाने के लिए, यानी सबसे पहले इसको बनाओ 1 को, 1 बनाओ। तो 5 1 कैसे बनेगा, हम बोले थे सेकेंड ऑपरेशन कि किसी भी रो में हम गुणा या भाग कर सकते हैं। तो 5 रो कैसे बनेगा, तो 5 रो बनेगा 5 1 कैसे बनेगा कि अगर 5 में 1 से गुणा कर देते हैं हम, 5 में 1 से जब गुणा कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा 1। तो 5 किस में, R2 में शामिल है ना, यानी कि R2 में हम किससे गुणा कर सकते हैं, R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब बताओ इसमें जब 0 से 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा। 5 में जब 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कट के कितना हो जाएगा 1, यानी 5 को मल्टीप्लाई 1/5 करोगे तो 5 कट के कितना हो गया 1। -2 में अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करते हो तो -2/5 अगर 1 में 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5। देखो ये 3 बना दिए हम, 3 चेंज कर दिए, 1 0 3 यही है हमारा प्रारंभिक संक्रिया। अब रहा बात इसको बनाना 0, तो ये तो आसान हो गया ना, तो आसान हो गया। R1 को चेंज करना है ना, हम किसको चेंज करना है, R1 को। जब R1 को से चेंज करना है तो क्या कर दो, R2 1 में 1 है ना, इसको जोड़ दो। हमको चेंज करना है R1 को, R1 चेंज करना है तो R1 प्लस क्या कर दो R2, R1 प्लस क्या कर दो R2। जो भी चेंजिंग होता है आप यहाँ पर साइड से लिख दिया करो, लिख दोगे तो समझ में आएगा कि आपको चेंजिंग क्या किए हो। तो अब हमको बनाना था इसको 0, हम क्या कर दिए R1 को 0 बनाना है, R1 को लिखे, R1 को चेंज करना है, R1 लिखे। R1 को चेंज कैसे करना है कि R2 के साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो अब तो R1 को चेंज करना है तो R2 हमारा तो ये ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों लिख दिए। इसको लिख लो तुम, जो नहीं चेंज करना है उसको लिख दो ताकि वो नहीं बदले, वहाँ गलती ना हो। तो यानी R1 को बदलना था, R1 को छोड़ दिया, R2 को हम लिख दिए, R2 को यहाँ लिख दिए। तो अब देखो आप बदलना, R1 और R2 को जोड़ करके लिख देना है। तो 1 0 1 -1 1 0 1 और ये जोड़ोगे 1 और आप 1 और 2/5 जोड़ोगे तब कितना होगा जानते हो, 5 से कम 5 -5 -2 बटा में 5 यानी 3 बटा में 2, और ये जोड़ोगे तो 1/5। अब बाकी सब हमारे R2 जो कहते हैं। अब देखो तो हम सारी क्रिया कर लिए, इसको हम ए वाले को क्या, ए था ऊपर में क्या, ए था यह, इसको हम बना दिए कितना, एकांक का भी बना दिए। तो ये परिवर्तित हो गया आई ना, पहले ये आई था, पहले ये क्या था आई, अब ये परिवर्तित हो गया, यही जो हमारा आ गया वहीं क्या हो गया आंसर होता है। हम बोले थे कि आई जिस रूप में परिवर्तित हो गया वहीं हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो आप देखोगे नीचे
नीचे देखोगे कि यहाँ देखो आई बन गया कि आप पढ़े हो कि आई बराबर ए इन्वर्स इंटू ए होता है, यानी ए इन्वर्स इंटू ए बराबर क्या होता है आई। जब ए यह है आई यह है तो जाहिर सी बात है ये ए इन्वर्स होगा। जब ए यहाँ है ए हाई आई है तो ये क्या होगा ए इन्वर्स, इसलिए ये क्या होगा ए इन्वर्स। यानी कि ए और आई को बदलेंगे, ए को बदलेंगे कि आई के फॉर्म में, आई जिस रूप में बदलेगा वही हमारा इन्वर्स होता है, तो वही हमारा इन्वर्स आंसर। चलो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 10% तो समझ में आया है ना, मेरे लिए काफ़ी है। हम पूरी कोशिश करें आप लोग को समझेगा, 10% आया समझ में तो मेरे लिए काफ़ी है। नया चीज़ है, नई चीज़ सीखने में कुछ देरी लगती है, हम मानते हैं। हम सोच रहे थे कि ये जब आपसे मिलेंगे तभी पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, अच्छी बात है कि हम यहीं पर पढ़ा दे रहे हैं, अच्छा से समझ में पा रहे हो, और 10% भी समझ में आ रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक काम जरूर करना, इसको रिवाइज़ करना, क्या क्या बोले हैं हम बैक करके वीडियो को फिर से देखना, प्रॉपर्टी देखना, संक्रिया क्या पढ़े थे वो देखना, जो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए वो देखना ज़रूर। उम्मीद करता हूँ आपको और अच्छा समझ में आएगा। आज 10% आया तो कल 50% आएगा, कल का आज शाम ही में। आज के लिए इतना ही, बाय। और अच्छा से फ्रेश होकर के नहा धोआ करके पढ़ने बैठ जाओ। और सारी जरूरी नहीं है केवल मैथ ही पढ़ो, आप सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दो। और हमको लग रहा है कि ये लॉकडाउन अभी और आगे तक चलने वाला है, इसलिए आप लॉकडाउन के चक्कर में ना पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पढ़ाई हो ही रही है घर पर, तो आप पढ़ो, मेहनत करो। और जो चीज़ भी कमी आ रही है आप कमेंट करो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, आपके प्रॉब्लम को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखे, सीखे और समझे। बाय, लव यू माय दोस्त।